सिने इंक पॉडकास्ट पेश है सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मिलिए लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ से। साथ पढ़ते थे, इश्क हुआ, एक साथ आईएएस क्वालिफाई किया, शादी हुई और दोनों ने एक लंबे अरसे तक भारत सरकार की ऊंची पोस्ट पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। रिटायरमेंट के बाद अब लंदन में रहते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर हफ्ते ये दोनों एक बेहतर दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। ये मत भूलिएगा कि मुकेश गुनगुनाते भी हैं। आज की इनकी चर्चा का विषय है, क्या ब्रिटिश राज की दी हुई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस व्यवस्था आजाद भारत में अपने मकसद में कामयाब हो पाई है? लवलीन मुकेश। नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं हूँ लवलीन और मैं हूँ मुकेश। वेलकम है आपका। आप सोचिए तो कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की एक वो खास पोस्ट है जो कि अंग्रेजों के ज़माने से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फल्क्रम के रूप में एक पोस्ट समझी जाती थी। एंड व्हाई डू यू थिंक इट वाज अ फल्क्रम, मुकेश? फल्क्रम कहें या पिवट कहें उसको, बेसिकली कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है और सारी स्कीम्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस, रूल्स, लॉज उसके थ्रू होकर जाते हैं। एग्जैक्टली और शायद सुनने वालों को हैरानगी होगी कि मतलब इतने अलग अलग छोटे छोटे जाने ना अनजाने कानूनों में भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो उस जिले का एक अल्टीमेट अथॉरिटी बन जाता है। जी हाँ, चाहे आप रेगुलेटरी लेवल पे आप ले लीजिए, चाहे सीआरपीसी है या आईपीसी है या माइनिंग लॉज हैं या कोई भी और रेगुलेटरी पीनल लॉ है। किस्सा एकदम से याद आ गया। मैं बहुत जूनियर ऑफिसर थी, शायद सब डिविजनल ऑफिसर रही होंगी, तो मैं रेंट कंट्रोल अथॉरिटी थी और एज अ रेंट कंट्रोल अथॉरिटी मुझे जज की उस पर बिठा दिया गया था। पहली बार ये समझ में आया कि यू आर एक्चुअली अ जज एंड यू आर सिटिंग एंड डिसाइडिंग पीपल्स फेट्स। तो एक तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया गया है, एज यू राइटफुली सेड, कि जितनी रेगुलेटरी पावर्स हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ऑफिस से होके जाती होके हैं। गुजरती हैं। हाँ, और यही नहीं बल्कि अगर आप डेवलपमेंटल साइड देखें तो उस डेवलपमेंटल साइड में भी सब कुछ जो है वो कलेक्टर के ऑफिस के थ्रू होके जाता है। और अगर वो खुद भी कुछ नहीं कर रहा है तो वो उन चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। जैसे बताइए मिसाल के तौर पे। मिसाल के तौर पे आप लीजिए, स्कूल एजुकेशन है या हेल्थ है या फॉरेस्ट है, रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, ये हर चीज जो है कलेक्टर ही हर चीज का हेड है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। Does it not create a problem? I mean, of course, आप भी डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, मैं भी रही हूँ. We are trying to analyze things here and understand to what extent this office of the collector and district magistrate का जो रूपरेखा थी, it seems to have literally been blown out of proportion to some extent. कि ये जो ऑफिस था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, या यूँ कहिए जो सिर्फ सर्विसेज ही थी, स्टील ढांचा कहलाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था और बड़ी तारीफ होती थी, पहले आईसीएस कहलाती थी। तो जब इंडिपेंडेंस हुई और अंग्रेज़ों की बहुत सी चीज़ों के खिलाफ उस समय बगावत हुई और ये सोचा गया कि हम अपने कंट्री में सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे और अपने तरीके से बनाएंगे। Why do you think that the office of the district magistrate and collector was continued the way it was? न केवल द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का एंटायर स्ट्रक्चर, हमने, आपका सवाल ये है कि हमने सारा स्ट्रक्चर वही का वही क्यों रखा। हाँ। और उसमें कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस की बात इसलिए आती है क्योंकि ये उसका पिवट था। राइट। मेरे विचार में तो दो बातें आती हैं। एक तो ये कि जब अंग्रेज हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे तो वो रूलर्स थे, तो ये जो ऑफिस था कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, ये एक प्रोविंशियल गवर्नर या जिसे सत्रप या सैट्रैप कहा जाता है, जैसे कि अंग्रेज गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता था। भाई रिप्रेजेंटेटिव तो था ही, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव वर्ड मैं उसको इस्तेमाल करूंगा जब इंडियन गवर्नमेंट आ गई। उसके पहले तो रिप्रेजेंटेटिव कम था, रूलर ज्यादा था। आई एग्री, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। कहीं ये नेटिव को लेके तो कोई किस्सा नहीं था? अंग्रेजों ने तो ऑफ कोर्स उनके दिमाग में तो ये था ही कि जो नेटिव्स हैं उनको कुछ नहीं आता है,
इसलिए जो हमारा प्रोविंशियल गवर्नर है वही उनको सब कुछ सिखाएगा, उनसे करवाएगा, उन पे लॉज जो है उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसलिए वो था। आपका ओरिजिनल प्रश्न तो ये था कि हमने इस सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। हाँ भाई 2 कारण हो सकते हैं इसके। एक तो मुझे ये लगता है कि हमारा देश बहुत बड़ा था और आज तो 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के बाद, और आज तो काफ़ी अर्बनाइजेशन बढ़ गया है और टियर 1, टियर 2, टियर 3, इवन टियर 4, टियर 5 लेवल के सिटीज तक काफ़ी अर्बनाइजेशन आ गया है। लेकिन उस जमाने में बेसिकली टियर 1 सिटीज के बियॉन्ड जो इंडिया था वो एंटायरली रूरल इंडिया था, और वहाँ पर पहुँचने के तरीके बहुत कम थे, वहाँ पर कुछ होता ही नहीं था। तो बेसिकली हमारे जो आज़ादी के बाद जो शासक थे उनको समझ में नहीं आया कि हम इस सिस्टम को रिप्लेस कैसे करें, और उन्होंने वही का वही सिस्टम लगा दिया। नहीं, दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन दैट यू हैव गिवन। मैं इसमें थोड़ा सा 2-4 बात और जोड़ना चाहती हूँ जी। जो आपने सत्रप या सैट्रप वाली जो बात करी है वो बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई वॉन्ट टू लिंक इट विद दैट। आई ऑल्सो फील देयर वॉज अ सर्टन एलिमेंट ऑफ shall we say mistrust or lack of trust for the native, for the local person, और ये फीलिंग थी सेकेंडली कि हम ज़्यादा जानते हैं और लोकल पॉपुलेशन नहीं जानती है, और हमने आपको एजुकेशन का सिस्टम दिया, हमने आपको रेलवेज दिए, हमने आपको सारी बातें बताई जो आपको लोकली एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लोगों को नहीं आती थी। सो एक फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी से भी ये जो पूरा ऑफिस था वो जुड़ा हुआ था अंग्रेजों के टाइम जी। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, अगर जब आप इंडिपेंडेंस की उस समय की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यू रियलाइज़ कि जो उस समय हमारे जो आज़ादी के जोश भरे हमारे जो लोग थे, हमारे जो लीडर्स थे, और द पीपल वी रिवियर एंड वी लुक अप टू, द फादर ऑफ द नेशन एंड एवरीबडी, उनकी जितनी एनर्जीज थी, उनकी जितनी they were all concentrated on gaining independence. So I'm not sure, maybe correct me if I'm wrong, after all I'm not the repository of all knowledge, but जब आप पढ़ते हैं you realize that a thought was given, but probably एक कोई ढांचा, कोई एक सोच के ऐसा कोई सिस्टम बनाने का वक्त नहीं मिला कि हम अगर हम ICS को रिप्लेस करें तो हम किस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से उसको रिप्लेस करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपने बहुत सही कहा कि अंग्रेज़ों के टाइम में एक वो फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट थी। तो ये ज़रूर है कि जब हम आज़ाद हुए और हमारे नए शासकों ने ये नया एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम जो था उसी को चालू किया, तो इसमें हमारे जो सिविल सर्वेंट्स थे वो अब रूलर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एटीट्यूडनल चेंज लाने में कि वो दूसरों को मिसट्रस्ट ना करें, और वो जो जिनकी वो सर्विस करना चाह रहे हैं जनता की, वो मिसट्रस्ट वाला भाव जो था। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक छोटे से ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है बैतूल करके, वो ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है। अब वहाँ पे जिस घर में मैं रहा करती थी वो इट वॉज अ ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट। तो आप सोचिए वो जो घर था, मैं अकेली थी और आप तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे। उस घर में 8 बेडरूम्स थे, 25 एकड़ ज़मीन में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का घर था, और उसमें एक मैं अकेली प्राणी रहा करती थी। एंड आई यूज्ड टू ऑफन थिंक कि इज़ इट फेयर, इज़ इट क्वाइट राइट कि इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जबकि बहुत से लोग हमारे उन चीज़ों से महरूम हैं जिनसे उनको महरूम नहीं होना चाहिए, उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जस्ट उसकी गरिमा को लेके इतना बड़ा अमला, और उसको आप सोच लीजिए जिस घर में 8 बेडरूम्स थे तो उसकी अपकीप के लिए कितने सारे लोग लगा करते थे। भाई आपने तो अपने ज़िले की बात कही। मेरे हिसाब से तो अगर आप दूसरे राज्यों में देखें, यूपी में तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 50-50, 60-60 एकड़ का पूरा वो है। and there is a huge sense of entitlement to the, and in fact if I am not wrong, law जो है वो आपको उस जमीन का प्रोड्यूस लीगली लेना भी अलाउ कर देता है। जी हाँ। Don't you think that is an unfair system in independent India? It is very much। और जैसे कि मैंने पहले कहा, हालांकि आपको सब जगह बताया गया कि आप रूलर नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके का आपको ट्रीटमेंट दिया गया उससे आपके दिमाग में तो यही आता रहा कि आप जो है बाकी सबसे सुपीरियर हो। शायद अगर शुरुआती दौर में इफ वी हैड थॉट
of creating a system that is different from what the English had left for us, then it is probable we may have thought of something different. आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड डुओ लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। Next question, which honestly is a very, very important question and which should be asked by every IAS officer, whether serving today or retired, कि has that system worked? क्या हम इस कसौटी पे, इस इम्तहान में खरे उतरे हैं? बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो देश है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, इतने करोड़ों की जनता है, क्या जो हमको दायित्व सौंपा गया था, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, क्या हैव वी बीन एबल टू प्रोवाइड दोज टू द पीपल ऑफ द कंट्री? मैं इसका जवाब इस ऑफिस के जो फंक्शंस हैं उनको दो हिस्सों में तोड़ के करना चाहूँगा। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफिस दो तरीके के काम कर रहा है। एक तो इमरजेंसी रिलेटेड सिचुएशन से निपटने के काम, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, इलेक्शन होता है, राइट हो जाती है, राइट्स होते हैं। एक तो ये काम है, वीआईपीज आते हैं, और दूसरा है जो रूटीन काम है, कि जो डेवलपमेंट का भी काम है और रूटीन भी है, कि स्कूल है तो स्कूल तो चलना ही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तो चलना ही है। एक वो रूटीन का काम जो है, जो डेवलपमेंट के लिए होना है, वो भी चलना है। तो जहाँ तक इस ऑफिस की सक्सेस का सवाल है, इस सिस्टम की सक्सेस का सवाल है, मेरा मानना है कि ये सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने वाली स्थिति में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। I think it has been very successful because in India the emergency response now is actually, if I can use the word, is actually superb. So खुदा ना खास्ता कोई नेशनल आपदा हो जाए या कुछ और हो जाए तो सिस्टम जो है वो फटाफट अपने काम पे लग जाता है और लोगों को सुविधा प्राप्त करना, एयरलिफ्ट कराना, दवाएं देना, खाना देना, सेफ्टी के लिए ले जाना। I think we have done an absolutely outstanding and brilliant job in this. लेकिन इसका एक downside है मुकेश, I'll have to raise this. एक मिनट, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आपने सोचा है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने में ये जो सक्सेस है, ये किस वजह से है? ये इस वजह से है क्योंकि कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ही कोऑर्डिनेटर है और वही उसी के थ्रू सारी चीजें होके जा रही हैं। What I'm saying कि जो इस सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, वही इस सिस्टम की लायबिलिटी है। I agree. So for example, if I can put it in different words, आप जब कह रहे हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आई, जैसे मुझे आपको याद होगा, आप ही के जिले की बात है, बाढ़ आई थी उस साल, मध्य प्रदेश में बहुत पानी गिरा था और विदिशा में बाढ़ आ गई थी। तो जब बाढ़ आई थी तो द एंटायर सिस्टम, द कलेक्टर कुड कॉल अपॉन द ट्राइबल ऑफिसर, ही कुड कॉल अपॉन द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, we even called the army, you called the army, so everybody from A to Z को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैंडल करता था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ड्यूटी देता था, और कुछ भी गलती हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हुआ करती थी। बिल्कुल। तो पूरे ज़िले का सिस्टम A to Z, आप कोई गाड़ी रिक्विजिशन कर सकते हैं, कोई बस रिक्विजिशन कर सकते हैं, किसी की दुकान खुलवा सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं टू इंश्योर कि दिन रात जिस तक राशन पहुंचना चाहिए उस तक राशन पहुंच रहा है। अगर स्कूल में लोगों की ठहरने की व्यवस्था करनी है तो वहाँ गद्दे हो जाने चाहिए। So this system works brilliantly, as I said. Election आप देख लीजिए. Election is a brilliant example of that. But I just want to say one more thing कि इसका कोई downside भी तो है. हाँ बिल्कुल है ना. इसका downside ये है कि अगर इसका जो दूसरा पहलू आप देखें, जो हमने कहा कि सारा डेवलपमेंटल वर्क जो है वो भी कलेक्टर के थ्रू होके जाता है, तो उस तरफ क्या ये ऑफिस सक्सीड कर पाया है? मेरे हिसाब से तो हम अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचें और देखें तो इसमें हमको सक्सेस नहीं मिली है।
आज भी हमारे गांव में वही सिचुएशन अभी भी प्रिवेल करती है जो आज से 75 साल पहले प्रिवेल किया करती थी। Exactly. हमारे So- स्कूल काम नहीं करते, हमारे हेल्थ सेंटर्स काम नहीं करते, I understand. हमारे सैनिटेशन बहुत खराब है। सो वाइल वी नो दिस, आई थिंक इस समय जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम भली भांति सभी वाकिफ ही हैं. द क्वेश्चन विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दैट द सिस्टम डिड नॉट वर्क. सो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव रेज, जिस पे हमें बात करना चाहिए और जो शब्द अभी यूज़ नहीं हुआ है, वो ये है कि ये सिस्टम जो है ये ओवरबर्डनड है. वी वर टॉकिंग अबाउट फ्लड्स एंड हाउ एवरीथिंग, या फ्लड्स की क्या बात करना, आप इलेक्शन की बात कर लीजिए. इलेक्शंस हो रहे हैं, वो नेशनल इलेक्शंस हो सकते हैं, स्टेट के हो सकते हैं, पंचायत के हो सकते हैं, कोई बाई इलेक्शन हो सकता है, कोई भी इलेक्शन हो, कलेक्टर के बिना इलेक्शन नहीं हो सकता है. जी. ठीक है. तो उस समय इलेक्शन की ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट सबको लगा देती है, स्कूल इंस्पेक्टर्स को भी लगा देती है, स्कूल टीचर्स को भी लगा देती है, एंड अ ब्रिलियंट जॉब इज़ डन. आई मीन सारी दुनिया में हिंदुस्तान के इलेक्शंस की मिसाल दी जाती है. बट व्हाट happens and which we as a nation and as a service need to understand, इसकी जो रूटीन थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें अपने तरीके से चलती रहनी चाहिए, वो चीज़ें चलनी नहीं होती हैं, या तो बंद हो जाती हैं या उस क्वालिटी उनमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आप कितनी चीज़ें कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर डालोगे. हर चीज़ उसी को देखनी है. चाहे कोई भी ऑक्शन होना है, माइनिंग ऑक्शन होने हैं तो वो कलेक्टर करवाता है, एल्कोहल के एक्शन होने हो उसके तो वो भी कलेक्टर कराना है, फॉरेस्ट के ऑक्शंस होते हैं तो वो तो फॉरेस्ट सर्विस वाले कराते हैं. लेकिन वही पुरानी मिसट्रस्ट वाली सवाल आ जाता है, कलेक्टर जो है उसके ऊपर निगाह रखता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, गड़बड़ तो नहीं हो गई. तो हर चीज़ जो है वो कलेक्टर ही कराता है. अब आप आज की तारीख में अगर आप सोचिए कि कोविड पैंडेमिक फैली हुई है, हाँ. तो इसको आप जस्ट इमेजिन कि हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा. एग्जैक्टली. आई मीन अगर आज आप ये कहते हैं कि साहब मुरादाबाद ज़िले में पता नहीं कितने हज़ार गांव होंगे, मैं तो आई डोंट इवन हैव द फिगर्स, बट ज़रूर हज़ारों में तो गांव होंगे. जरूर होंगे. तो हज़ारों में, लाखों में पॉपुलेशन होगी, और हर एक को आपको अगर एटलीस्ट 18 साल या मान लीजिए 40 साल के ऊपर की उम्र के व्यक्ति को भी आपको इंजेक्शन देना है, तो ये व्यवस्था कैसे होगी, व्यवस्था पहुंचेगी कैसे? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर की है, अल्टीमेटली कलेक्टर की हो लेकिन जाएगी. सवाल ये उठता है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देनी चाहिए. मेरा इसमें सवाल आंसर ये है कि उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपको देनी ही पड़ेगी. अगर इमरजेंसी कलेक्टर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है तो कुछ जो रूटीन के टास्क्स हैं वो क्या उनको देने चाहिए कि नहीं. इस बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटा सा अगेन आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे जो याद आ जाता है. जब मैं शायद भोपाल के सेक्रेटेरिएट में काम करती थी, ध्यान नहीं कौन सी पोस्ट थी, तो उन दिनों ये था कि साहब स्कूल चलो अभियान. तो जितने भी अधिकारी थे, IAS अधिकारी, सीनियर लोग बैठा करते थे भोपाल में, सबको 1 या 2 ज़िले दे दिए गए थे और ये कहा गया था कि आप सब गांव जाइए और लोगों से मिलिए, ओपिनियन मेकर से मिलिए और उनसे कहिए कि साहब आप बच्चों को स्कूल भेजिए. अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाती हूँ मुकेश, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कितना खूबसूरती से इलिस्ट्रेट होता है. तो साहब मुझे भी एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया. तो हम बड़े इंथुजियाज़म में गए. अच्छा आप देखिए, अकेले आप जाते नहीं थे. क्यों? क्योंकि आपको उस डिस्ट्रिक्ट के गांव और रास्ते ज़्यादा नहीं मालूम होते. जो डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था करने वाले थे वो आपके साथ जा रहे हैं. तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार या कोई ना कोई हो सकता है, शायद कलेक्टर ही जा रहे हो आपके साथ. तो सारी जो व्यवस्था है वो हमारे को डिस्ट्रिक्ट घुमाने में भी लग रही है. अच्छा, फिर मैं वहाँ गई. ये सुनने वाला किस्सा है. एक छोटे से गांव में मैं गई तो मुझे कहा गया कि साहब यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला हैं जिनकी बात सब सुनते हैं, उनको सब बुआ बुआ कहते हैं और वो उनसे आप मिलिए. तो मैंने कहा चलिए बड़ी अच्छी बात है. तो मैं उनसे मिलने गई. तो वो जो बुआ जी थी तो एक चारपाई पे गांव के उसके बीच में बैठी हुई थी और चारों तरफ 2 4 5 10 लोग बैठे, अपने कोई हुक्का पी रहा है तो कोई बीड़ी पी रहा है और बच्चे खेल रहे हैं और लट्टू खेल रहे हैं और सब कुछ चल रहा है वहाँ. तो बड़ी खुश हुई, उन्होंने मुझे बुलाया और पानी चाय और सब ये तब पूछा. तो मैंने सोचा कि अब इनको मैं अपनी भाषण दे दूं, अपनी बात कह दूं कि बच्चों को स्कूल भेजिए. तो जो हमें समझाया गया था वो मैंने अपनी पूरी धुआंधार अपनी स्पील दे दी कि भाई पढ़ने से क्या फ़ायदा हो गया बच्चों का, और ये होगा वो होगा. सुनती रही वो मेरी बात, बहुत देर सुनती रही. फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी कि वो तो तुम ठीक है, अपनी भाषा में बोली जो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम तो ठीक तो कह रही हो बिटिया, लेकिन मैं तुमको एक बात बताती हूँ
कि अगर मैं 1 रुपया भी बैंक में रखती हूँ तो मुझे बैंक वाले ब्याज लगा के वापस देते हैं रुपया मेरा। तुम्हारे स्कूल में मैं बच्चा भेजती हूँ तो कोरा का कोरा वापस आ जाता है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात उसने, उस महिला ने मुझसे कह दी। क्या कह दिया उसने? उन्होंने ये कहा कि स्कूल में मेरा बच्चा जाता है और बिना पढ़े वापस आ जाता है। तो जो हम रूटीन के काम की बात कर रहे हैं, अगर स्कूल भी जाना है बच्चा तो वो इमरजेंसी अभियान है, पढ़ाई को इम्प्रूव करना है तो वो इमरजेंसी अभियान है, कोविड लगना है तो इमरजेंसी है, स्कूल खोल रहे हैं ये भी इमरजेंसी अभियान है। अच्छा, किताबें पहुंचनी है तो इमरजेंसी है, बच्चों की लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म पहुंचनी है तो इमरजेंसी है, अगर आंगनवाड़ी में खाना नहीं बटा तो इमरजेंसी बन गई। तो क्या है कि जो भी चीज उस वक्त इमरजेंसी होती है वो टॉप ऑफ द एजेंडा पे आ जाती है, बाकी चीजें रह जाती। तो अब ये, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दैट द सिस्टम इज फ्लॉड इन इट्स फंक्शनिंग, द लास्ट क्वेश्चन दैट आई थिंक आई वुड लाइक टू रेज इज दिस के फिर इज देयर एन ऑल्टरनेटिव? I mean, after all, let's not forget that 3/4 of a century have passed. Can this system be replaced? Should it be replaced? Is there a better example out there that we can follow? एग्जाम्पल तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। हो फिर किसी अगले एपिसोड में हम ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जिन्होंने कॉलोनियल टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया और उसके बाद सक्सेस हासिल की। लेकिन जहाँ तक सवाल इस सिस्टम को चेंज करने का है, इसमें कोई दो राय इस बारे में तो है नहीं कि ये सिस्टम जो है डेवलपमेंट के मामले में फेल कर गया है और हमको इस सिस्टम को चेंज करना होगा। लेकिन उसके पहले सवाल ये उठते हैं, 2 सवाल रिलेटेड उसके ये हैं कि ये फेलियर जो है ये स्ट्रक्चर का फेलियर है या ये पॉलिसी का फेलियर है। कि क्या आप किसी स्ट्रक्चर को आप चेंज भी कर दें लेकिन उसके बदले में भी जो आप लेके आएंगे वो भी तो ब्यूरोक्रेसी होगी ही। सिस्टम हो गया हाँ, उसका नाम IAS नहीं होगा, उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन वो भी तो इम्प्लीमेंट ही करेंगे। तो ये क्या स्ट्रक्चर की गड़बड़ी है या इस चीज की गड़बड़ी है कि हमने जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज डिजाइन की वो करेक्टली डिजाइन नहीं थी और वो प्राइमा फेसाई फ्लॉड थी? Maybe because they were more top down in the sense कि हम फिर वही अंग्रेज़ों के ज़माने से वो थॉट प्रोसेस जो चली आई कि जो माई बाप है, जो सत्रप है, जो कलेक्टर है, he knows what is better and that the people don't know. जी, 2 चीज़ें बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो ये कि सारा हमारा टॉप डाउन अप्रोच था और दूसरा एक चीज़ बहुत क्लियर कट ये है कि हमने जो चीज़ें हमको स्पेशलिस्ट को देनी चाहिए थी वो हमने स्पेशलिस्ट को नहीं दी। और इसीलिए जो डेवलपमेंट के अंदर हम ये कह रहे हैं कि सब एजुकेशन है या हेल्थ है या ट्राइबल डेवलपमेंट है या विमेंस एजुकेशन है या चिल्ड्रंस एम्पावरमेंट है, या हर चीज जो है ये कलेक्टर के थ्रू ही क्यों होके जा रही है? For example, what you're saying he's not a specialist in these no, things. exactly. And there is no need for him to be. After all, एक दिन में 24 ही तो घंटे होते हैं और हम लोग सबकी भी लिमिटेड कैपेसिटीज हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कलेक्टर जो है वो एजुकेशन में भी दखल दे। लेट द स्पेशलिस्ट सिस्टम मेक श्योर कि अगर इलेक्शन हो रही है या कोई और इमरजेंसी हो रही है so schools do not close or that the system of education does continue. So this is one, of course you're right, one thought is the specialist. The other thought could be smaller units because लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जैसे मुझे अब अपने ही उसमें होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट याद आता है। उस डिस्ट्रिक्ट का आकार ऐसा है कि वो लंबाई में बहुत है, तो इट्स ऑलमोस्ट आई डोंट नो हाउ 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा एक कोने से दूसरे कोने जाना है जी। आप एक कोने में बैठे हैं और आपको दूसरे कोने में किसी गाँव में जाना है, तो उन सड़कों पर 3 से 4 घंटे तो कहीं जाएंगे ही नहीं। इट्स बाउंड टू टेक दैट टाइम। शुरू में तो आपको याद होगा कि बस्तर का जिला जो था वो केरल पूरे स्टेट से बराबर हुआ करता था। सो एनीवे, दीज आर सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एंड आई शुड वांट टू से अप फ्रंट कि इन हर क्वेश्चन का जवाब हमारे पास नहीं है। आफ्टर ऑल हम खुद ही इस सिस्टम के हिस्सेदार रहे हैं एंड इट्स ओनली when you step back from a system that you are actually able to see where the difficulties lie. जवाब ना होने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, बात ये ज्यादा जरूरी है कि हम सही सवाल पूछें। जी। तो आज हम जो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम सक्सीड नहीं किया, जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है
this system has failed and it needs a It needs replacement. a replacement or an improvement. So I think आज हम लोगों ने इस पे काफ़ी बात करी है एंड अच्छी डिस्कशन रही और कुछ गंभीर भी हो गई हो तो आई होप इट वाज ऑफ इंटरेस्ट टू एवरीबडी एंड जो सुनने वाले हैं आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि दीज आर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दैट वी हैव रेज्ड टुडे. अगर कोई आप लोगों के विचार हैं, आपके थॉट्स हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा. These are some very complicated questions, the answers to which are frankly not easy to find. Absolutely, I totally agree with you. In fact, a number of administrative reforms commissions have tried to address these issues, but I suppose nobody has come to the final answer as yet. मैं ये सजेस्ट करती हूँ मुकेश कि आज काफ़ी लंबी चौड़ी हमने इस पे डिस्कशन की है. अब जहाँ तक प्रश्न रिकमेंडेशंस का है या पॉसिबल सॉल्यूशंस का है वो हम अगली बार तक ये विषय रखते हैं. एंड इम्पोर्टेंटली आई वाज आल्सो थिंकिंग कि इस पे हमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस भी देखने चाहिए. Yes, we must look at how other countries have looked at have looked at these things. एब्सोल्युटली, स्पेशली वो कंट्रीज जिनके भी हमारे जैसे कॉलोनियल पास्ट रहे हों. सो इस बात पे आज हम इस डिस्कशन को यहाँ समाप्त करते हैं. लेकिन मुझे थोड़ी सा डर लग रहा है सब लोग ये ना सोच रहे हो कि आज बहुत भारी माहौल कर दिया. जरा सा माहौल को लाइट करो मुकेश. लाइट करने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, कुछ तो सुना दो भाई, ये तो आप ही का हुनर है. गाना तो पुराना है लेकिन थीम उसकी बिल्कुल नई है और रिफॉर्म से रिलेटेड है. बढ़िया, बहुत बढ़िया. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी. हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, Very good. हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी. आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं. चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं. नया खून है, नई उमंगें, अब है नई जवानी. हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी. वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बड़ा मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया. दोस्तों फिर मिलेंगे. अभी आप सुन रहे थे सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश. बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड हो, लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत. ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है. प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineink.com.